भयंकर गर्मी और तपती दोपहर में महेश कई दिनों से मजदूरी का काम कर रहा था। अचानक एक दिन, अरे भाइयों, देखो महेश चक्कर खाकर गिर गया है, इसे उठाओ और छाव में ले चलो। हम सबकी गलती है जो हमने इस सेठ का काम पकड़ लिया। कितनी बार तो कह चुके हैं कि दोपहर में जब गर्मी होती है थोड़ी देर काम रुकवा दे, पर यहाँ हमारी कोई सुनता कहाँ है। चलो भाई फिर से काम पर लग जाते हैं, वरना सेठ जी आ गए तो दो बातें और सुना देंगे और पता चले कि हमारी पगार में से काट लेंगे। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है या कि फालतू की बातें करने के लिए? और महेश तू यहाँ लेटा क्यों हुआ है? काम नहीं करना क्या आज? या फिर आज के तेरे 100 रुपए काट लूं? सेठ जी महेश को काम करते हुए चक्कर आ गए थे, इसलिए हमने उसे छांव में लिटा दिया। तुम मजदूरों के सहारे अगर मैं ऐसे काम करने लगा फिर तो मुझे 2 साल एक घर बनाने में लग जाएंगे। महेश अगर दोबारा ये गर्मी से बेहोश होने का नाटक किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ। महेश और बाकी मजदूर चुपचाप फिर से काम पर लग गए। अब वो लोग बीच में काम छोड़कर जाते तो सेठ उनके पैसे मार लेता, इसलिए सभी मजदूर उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे। महेश काम करके शाम को सेठ से कुछ उधार पैसे लेने जाता है। अरे अंधे, तो पिछले 10 मिनट से पंखा बंद करके झाड़ू लगा रहा है? हो गई झाड़ू? अब जल्दी से पंखा चला और सामने कूलर का बटन भी खोलता जा और मेरे लिए बढ़िया सी ठंडाई बर्फ डालकर बना ला। चल जा। जी मालिक, अभी बनाकर लाता हूँ। काम चोर कहीं के, फिजूल की तनख्वाह खाने की आदत पड़ गई है? और एक काम नहीं करते बताओ। हाँ महेश, क्या काम है? तू बोल। मालिक कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मेरे घर का पंखा खराब हो गया है और बिना पंखे के रात को बीवी बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं घर के लिए एक नया पंखा खरीद लेता। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है जो मैं तुम सारे मजदूरों पर उड़ाता रहूं। मुझे भी अपना घर चलाना भाई। और तुम लोगों को क्या गर्मी लगेगी? तुम तो वैसे भी खुली हवा में सोने वाले हो। आजकल इतना अच्छा मौसम है, बाहर आंगन में चारपाई डालकर सुला दिया करो बीवी बच्चों को। मैं पैसे उधार नहीं दूंगा। तेरा क्या भरोसा, कल तू बीमार होकर घर पर बैठ जाए तो मेरे तो पैसे चले जाएंगे ना। और हाँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तू काम बहुत धीरे कर रहा है, कल सुबह जल्दी आ जाना। महेश उदास होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जमुना, ये पिंकी लेटी क्यों हुई है? और सोनू कहाँ है? पिंकी को उल्टियां हो रही हैं। सोनू बराबर वाले मेडिकल से दवाई लेने गया है। सारी रात गर्मी से बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई है बच्चों की। तुमने पंखे के बारे में बात की? ये तो थी, पर सेठ जी ने साफ मना कर दिया। ज्यादा जोर डालूंगा तो कहीं नौकरी से ही ना निकाल दे। ये लो माँ दवाई। माँ बहुत गर्मी लग रही है और जी भी घबरा रहा है, थोड़ी सी हवा कर दो। पिंकी बिटिया, आ मेरी गोदी में आ जा, मैं तुझे हवा करता हूँ। पता नहीं हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है। ये अमीर लोग हमारी परेशानी को क्यों नहीं समझते हैं। थोड़ी सी मदद कर भी देंगे तो उनका क्या चला जाएगा। और फिर उधारी तो मांगे हैं, तुम तो काम करके पैसे चुका देते। एक बार कल फिर कोशिश करता हूँ, शायद सेठ जी का दिल पिघल जाए। महेश एक बहुत ही गरीब मजदूर था। छोटे से कमरे का किराया, रोजाना की रोटी सब्जी, भला 200 रुपए रोजाना कमाने वाला एक गरीब महेश नया पंखा कहाँ से खरीदता। महेश ने सोचा कि वो दोबारा एक बार कोशिश करके देखेगा। महेश और सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। बहुत देर से सेठ का कहीं पता नहीं था। क्या बात है महेश, आज तो सेठ जी कहीं नजर नहीं आ रहे, तभी माहौल में शांति है। सही कह रहा भैया, नहीं तो अब तक 10 बार आकर हमें टोक चुके होते। हो सकता है गोदाम में बैठे होंगे और पंखे और कूलर की ठंडी हवा खा रहे होंगे। क्या करूं, क्या सेठ जी से दोबारा पंखे के लिए पैसे मांगू? एक बार बात करके देखता हूँ। अब तो शाम होने वाली है, सेठ जी यहाँ तो आए नहीं है, मैं खुद ही गोदाम पर चला जाता हूँ। महेश गोदाम पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर सेठ जी दिखाई नहीं देते। तभी उसे सेठ जी के कराहने की आवाज आती है। अरे ये आवाज तो बेसमेंट से आ रही है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे सेठ जी, ये सब कैसे हुआ? आप यहाँ बेसमेंट में? महेश किसी तरह सीढ़ियों से सेठ जी को ऊपर लेकर आता है और सारे मजदूरों को बुला लेता है। तुम लोग यही सेठ जी के पास रुको, मैं किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। महेश, सेठ जी ने हम सबके साथ इतना बुरा सलूक किया है, अब हम क्यों डॉक्टर को बुला कर लाए भाई? हैं? हमें क्या पड़ी है, हम भी घर चलते हैं, बोल देंगे कि हमें पता नहीं चला। किशोर, ये तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है इस वक्त सेठ जी की हालत कितनी खराब हो रही है? अगर तुम में से कोई नहीं यहाँ रुकेगा तो मत रुके, मैं सेठ जी को डॉक्टर के पास खुद ही ले जाता हूँ। हमें माफ कर दो महेश, हमसे गलती हो गई, तुम डॉक्टर को बुला लो, तब तक हम सेठ जी का ध्यान रखेंगे।
महेश डॉक्टर को बुला लाता है। तब तक सेठानी भी खबर सुनकर वहां पहुंच जाती है। सेठ जी बीपी के मरीज हैं। गर्मी की वजह से इन्हें घबराहट हो गई थी। अगर कुछ देर और ये बेसमेंट में रहते तो इनकी जान भी जा सकती थी। महेश, तुमने आज सेठ जी की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम ठीक कह रही हो कल्याणी। मैंने हमेशा इन सब मजदूरों के साथ इतना गलत किया। मैं इनकी परेशानी को कभी समझ नहीं पाया। महेश, मैं तो नाम का अमीर हूँ, पर तुम तो दिल से अमीर हो। ये मुझे आज पता चल गया। मुझे माफ कर दो। उस दिन से सेठ ने अपना व्यवहार बदल लिया। उसने महेश के साथ साथ सभी मजदूरों को एक एक पंखा उपहार में दिया। अब दोपहर के वक्त महेश और सभी मजदूर कुछ देर आराम भी कर लिया करते थे। ये कहानी बुधिया की है, जो बहुत गरीब था। गांव के सेठ किशोरीलाल के यहाँ मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते थे, उनसे घर का खर्च चला पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। बुधिया के परिवार में उसकी पत्नी काशी और 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन जब बुधिया काम से थका हारा घर लौटा तो काशी ने उससे कहा, आ गया, बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। काशी बुधिया को पानी लाकर देती है। बुधिया पानी पीकर कुछ सोचने लगता है। वो बहुत उदास दिख रहा था। ये देखकर काशी ने उससे कहा, क्या हुआ जी, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? काशी, तुम तो सब जानती ही हो, मालिक के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन दिल में दया नहीं है। मैंने कहा उनसे कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, लेकिन पता है मालिक ने क्या जवाब दिया? क्या कहा उन्होंने? बोले, तेरे बीवी बच्चों का मैंने ठेका नहीं ले रखा। भूखे मरते हैं तो मर जाएं, पैसे तो तभी मिलेंगे जब महीना पूरा हो जाएगा। एक तो वैसे ही इतने कम पैसे मिलते हैं, पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद ऊपर से मालिक का ये बर्ताव अब झेला नहीं जाता। काशी, वो चौराहे पर जो मंदिर है ना, वहाँ आज भंडारा करवाया था किसी ने, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ चली गई थी। बच्चों ने अच्छे से खा लिया है। मैं आपके लिए भी खाना लेकर आई हूँ। नहीं काशी, मुझे पता है घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। ये खाना बच्चों के लिए रख दो तुम। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। इतनी मेहनत करते हो, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे संभालोगे सब कुछ? ये कहकर काशी रोने लगती है। बुधिया उसे संभालता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। बुधिया बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बदले उसका सेठ किशोरीलाल ना तो उसे वाजिब तनख्वाह देता था और ना ही बुधिया की गरीबी पर उसे तरस आता था। बुधिया कई दिनों तक भूखा रहकर काम करता था। इसी वजह से एक दिन वो काम करते हुए बेहोश हो गया। ये देखकर किशोरीलाल भड़क गया और बोला, अरे देखो तो जरा, क्या हो गया इस कामचोर को? अरे बिरजू, जरा नबज तो देख इस मनहूस की। मेरे आंगन में मर गया तो आफत हो जाएगी। बिरजू बुधिया की नब्ज देखता है और फिर किशोरीलाल से कहता है, मालिक, नबज तो चल रही है इसकी, लगता है बेहोश हो गया है। अच्छा, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? जरा पानी उड़ेलो इसके मुंह पे। बिरजू बुधिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। बुधिया को होश आ जाता है, लेकिन उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो उठा और किशोरीलाल से बोला, मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, पता ही नहीं चला कब आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाँ, काम के समय तेरी आंखें क्यों खुली रहेंगी? सुन ध्यान से, आज कई खेतों का अनाज घर पहुंच रहा है, उसे गोदाम में रख दे और रात में उसकी रखवाली भी करनी है तुझे, समझा? लेकिन मालिक, मेरे बच्चे, मेरी बीबी। हाँ, तो एक दिन घर नहीं जाएगा तो क्या सांसें रुक जाएंगी उनकी? साफ साफ सुन ले, एक दाना भी कम हुआ ना मेरे अनाज से तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर किशोरीलाल वहाँ से चला जाता है। बुधिया ने किसी तरह धीरे धीरे अनाज की सारी बोरियां गोदाम में उठाकर रख दी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश को बढ़ता देख बुधिया को अनाज के गीला होने की चिंता हुई। उसने मन में सोचा, ये बारिश भी आज ही होनी थी। अगर गोदाम में पानी चला गया तो क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी।
धीरे धीरे गोदाम के आसपास बारिश का पानी जमा होने लगा। जब बुधिया को कुछ नहीं सूझा तो उसने कई खाली बोरियां उठाई और उन्हें गोदाम के गेट पर लगा दिया और उन बोरियों को रोके रखने के लिए खुद उनके आगे लेट गया। वो रात भर पानी में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी गोदाम में थोड़ा बहुत पानी चला ही गया। अगले दिन किशोरीलाल ने जब गोदाम खोला तो अनाज की 1-2 बोरियां पानी से गीली थी। ये देखकर किशोरीलाल गुस्से से लाल हो गया। उसने बुधिया से कहा, अरे मुझे तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। 1 नंबर का आलसी है तू। क्या कर रहा था रात भर? मेरा अनाज गीला कैसे हो गया? मालिक, वो मैंने बहुत कोशिश की पर बारिश बहुत तेज थी मालिक। मुझे सब पता है कितनी तेज बारिश थी। इससे तेज तो तेरा दिमाग चलता है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलते तेरे। मेरे सामने से चला जा, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि। बुधिया उदास होकर वहां से चला जाता है। उसी दिन शाम को तेज बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बार बारिश कई दिनों तक होती रही। तेज बारिश की वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ गई। किशोरीलाल खड़ूस होने के साथ साथ 1 नंबर का लालची भी था। लगातार हो रही बारिश को देखकर उसे गोदाम में रखे अपने अनाज की चिंता होने लगी। उसके सारे नौकर बारिश की वजह से काम पर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो खुद ही गोदाम पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उसने किशोरीलाल के होश उड़ा दिए। बारिश का पानी गोदाम के अंदर भर चुका था। ये देखकर किशोरीलाल रोते हुए बोला, अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया रे? अरे कोई तो मदद करो। अरे मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। किशोरीलाल अब कुछ नहीं कर सकता था। उल्टा वो खुद भी बाढ़ के पानी में फंस गया था। उधर बुधिया की झोपड़ी भी पानी में बह चुकी थी। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ पानी में तैरता हुआ कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था कि तभी अचानक उसे रेस्क्यू टीम की एक नाव दिखाई दी। अरे मालिक बचा लो, हम यहाँ हैं, बचा लो मालिक। रेस्क्यू टीम बुधिया के परिवार को बचा लेती है और सुरक्षा कैंप की तरफ ले जाने लगती है। तभी बुधिया को दूर से किशोरीलाल का गोदाम नजर आता है। उसे किशोरीलाल की हल्की सी झलक भी दिखाई देती है। वो रेस्क्यू टीम के जवानों से कहता है, मालिक, मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनती और है आपसे। वो दूर जो गोदाम दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने मालिक को वहाँ देखा। उन्हें बचा लीजिए मालिक। रेस्क्यू टीम बुधिया की बात मानकर नाव को गोदाम के पास ले जाती है। किशोरीलाल पानी में डूबने ही वाला था कि तभी उसे बुधिया की आवाज सुनाई देती है, मालिक, मालिक आओ आप, मालिक। बुधिया, बुधिया। बुधिया किशोरीलाल को देख लेता है और फिर रेस्क्यू टीम की मदद से उसे बचा लेता है। फिर सभी लोग सुरक्षा कैंप पहुंचते हैं। सभी लोग सही सलामत थे। किशोरीलाल बहुत ही शर्मिंदा था। उसने हाथ जोड़कर बुधिया से कहा, मुझे माफ कर दे बुधिया। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। तेरे साथ बहुत गलत किया मैंने रे, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। किशोरीलाल रोने लगता है, नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। सब कुछ करने वाला भगवान ही है। सच तो ये है कि अगर आप काम न देते तो मैं और मेरा परिवार बहुत पहले ही भूख से मर जाता। बुधिया की बात सुनकर किशोरीलाल और शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद जब हालात सुधरे तो किशोरीलाल ने बुधिया की बड़ी मदद की। उसे रहने के लिए कमरा दिया और काम के बदले अच्छे पैसे भी देने लगा। किशोरीलाल अब बदल गया था। उस बारिश ने भले ही बहुत कुछ तबाह किया था, लेकिन साथ ही किशोरीलाल को एक अच्छा इंसान भी बना दिया था। Thanks for watching.